राजे दियां मंडियां तुंदियां न, आऊं गई गुआची दी घरै थमां, मेरी जोत खबाची दी बरें थमां, मिगी अन्नी करी जिन्ने सुट्टिया हा, मेरा बाड़ूआ चा बूटा पुट्टिया हा। सुंदर लग रही हूँ मैं? बहुत ही खूबसूरत, लाखों में एक। दीदी आज रक्षाबंधन का दिन है, देखिए कितना पावन दिन आ गया है, और इस पावन दिन पर भाई बहन का प्यार है, धागों से बंधा प्यार है, जीवन पर्यंत भाई बहन के लिए निभाता है और बहन भाई के लिए उसी तरह से तड़पती रहती है, जान देती है, जान देती है। आपका क्या, आप क्या कहेंगी? मैं यही कहती हूँ कि मेरे भाई मुझे बहुत प्यारे हैं। जो छोटा है उसे तो मैंने बच्चे की तरह ही पाला है, और जो मुझसे 1 साल छोटा है, हम लोग दोस्तों की तरह रहे हैं, और इतनी लड़ाई करता था और पैसे मेरे चुरा के भाग जाता था। एक बार मुझे कहने लगा कि जिस दुकान से मैं कपड़े ख़रीदती थी, कहने लगा उसको ज़रा फ़ोन कर दे, मैंने एक कमीज़ ख़रीदनी है। मैंने कहा ठीक है, मैंने फ़ोन कर दिया। तो मैं जब गई महीने भर बाद उसके पैसे चुकाने, वो कह लगा जी आपके तो 164 रुपये होते हैं। मैं क्या 164 कैसे हुए? एक कमीज़ मैंने ख़रीदी और 164। कह लगा जी आपके भाई साहब आए थे। मैंने कहा एक कमीज़ उसने खरीदी। कह लगा जी उन्होंने फिर 2 पैंट के भी कपड़े लिए और एक कमीज़ और ली। अच्छा। मैंने कहा ठीक है भाई, अब इसको दोबारा कभी उसको तुम्हारे पास नहीं भेजूंगी। पर मेरा छोटा जो है वो इस तरह की बेईमानियां कम करता है। उसने जो लेना होता है वो अच्छी खासी धौंस के साथ ले लेता है। 64 रुपए की कमीज खरीदी छोटे भाई ने, और फिर दर्जी से आप लोग, दुकानदार से आपकी लड़ाई हो गई? नहीं, लड़ाई नहीं हुई। मैंने उसको कहा दोबारा मेरा भाई अगर आए और ये कहे कि भाई पद्मा ने भेजा है और मैं पद्मा का भाई हूँ और मुझे ये कपड़े दो, तो वो मुझे पूछे बगैर मत देना, क्योंकि उतने पैसे अपने 150 रुपया तनख्वाह थी, रेडियो में नौकरी करते थे। 150 रुपया उन दिनों बहुत होता था। 50 रुपये में हर कोई अपना परिवार पाल लेता था। हमारी तो 150 थी, ख़त्म ही नहीं होते थे पैसे, माँ को दे देते थे, फिर बार बार माँ को ही देते रहते थे। अच्छा, लाखों में एक जीजा जी मिले हमें, और उसमें दारजी हमारे मिल गए, जीवन में आपके आए, और उनके साथ मिल करके आप बम्बई भी पहुंच गई जी। तो जरा दारजी के साथ के कुछ क्षण की बात करें, कुछ क्षण। सरदार जी, चूँकि मैं राज पुरोहित राज पंडितों की बेटी हूँ, तो मैंने कभी ज़िंदगी में सोचा नहीं था मैं किसी सरदार से शादी करूँगी। लेकिन जब इन्होंने बड़ा हल्का सा हिंट दिया, बड़े शरीफ आदमी है हमारे सरदार जी स्त्रियों के मामले में। वैसे शरीफ नहीं है, लड़ने पे आए तो महाभारी लड़ाका है, तो बहुत स्त्रियों के मामले में बहुत कभी किसी को सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इन्होंने मुझसे कहा, जम्मू में उस वक्त कुछ मतलब है, मैं चूँकि कवित्री थी, पहली कवित्री थी डोगरी की, और कई चीज़ें और लोग लाइक नहीं करते थे, जैसे मंच पर जाना भी शुरू में लाइक नहीं करते थे। तो इस तरह की कुछ बातें थी। तो जम्मू में लोग, कुछ एक तबका था जो मुझे क्रिटिसाइज़ करता था, तो मैं काफ़ी दुखी थी, क्योंकि मैं कभी किसी के साथ बुरा करती नहीं और मैं नहीं चाहती कोई इस तरह की बात सोचे। एनीवे, तो जब मुझे सरदार जी ड्यूटी ऑफिसर थे, मैं अनाउंसर थी, हम अक्सर इकट्ठे चाय वाय पीते थे, कोई ऐसी बात नहीं थी। वही मैंने आपसे बताया ना, मैं राज पुरोहित राज पंडितों की बेटी हूँ। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं जाके किसी सरदार से बात शादी ही कर लूँगी, मतलब बात तक तो ठीक था। बहरहाल ये इतने शरीफ आदमी थे, इतने नेक आदमी हैं मेरे सरदार जी, कि इन्होंने जब मुझे हिंट सा दिया, मुझे ठीक लगा। कहने लगे यहाँ लोग आपको जीने नहीं देंगे, और आपकी कोई, जैसे लिखने में भी बाहर ही जाके ज़्यादा लोगों को पता भी चलेगा कि आप कुछ लिखती हैं या कुछ, मैं पोइट हूँ या जो भी। तो मैं दिल्ली चली आई। तो दिल्ली आने के बाद फिर सरदार जी ने भी अपनी ट्रांसफ़र करा ली, फिर हम लोग मिलते रहे। तो ज़िंदगी में सबसे बड़ा हादसा, सबसे सुंदर हादसा यही हुआ कि सरदार सुरेंद्र सिंह जी से मेरी शादी हो गई। बहुत लड़ते हैं, ये नहीं सोचना कि मैं तारीफ कर रही हूँ, तो बहुत निहायत ही वो ठीक है, अच्छे आदमी है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन एक बात तो मैं जो देखता हूँ, आपको बहुत प्यार करते हैं, बहुत चाहते हैं। तो कोई एहसान करते हैं क्या? अच्छा ये बताइए, जरा आपको ले चलना चाहते हैं कि कश्मीर में ही, कश्मीर की ही बात कर रहे हैं। जम्मू की बात करो, मैं जम्मू में पैदा हुई, जम्मू कश्मीर की बात करो। में राजघराने से उसमें जुड़ी रही, राज पुरोहित परिवार की बेटी रही आप, तो आपके मन में
वहाँ की संस्कृति को लेकर के बड़ी रही, वहाँ की आबो हवा को लेकर के बड़ी बचपन से ही रही, जो यहाँ बाहर तक दिखती रही है। हाँ वो तो है। मुझे अपना जम्मू आज भी बहुत प्यारा है। मैं रोज़ जम्मू से मिलती हूँ, जब अकेली होती हूँ शाम को अपने गांव चली जाती हूँ पुरमंडल। दुनिया के सबसे सुंदर जगहों में मेरा गांव पुरमंडल है। बीच में देविका नदी बहती है जो पार्वती है असल में, और शिव के मंदिर हैं जगह जगह। मैं शिव की पुजारी हूँ बचपन ही से। तो जब पिताजी ने मुझे बतखें ला कर दी थी तो मैं बतखों को भी शिव समझकर उनको पानी से नहलाती रहती थी, और हल्दी घर में होती थी, हल्दी का तिलक लगाती रहती थी बतखों को भी? 3-4 साल की उम्र से। हाँ, तो शिव से मुझे तब से बड़ी भक्ति है उनके प्रति मेरी। तो शिव की भक्ति और ये सब था। तो बचपन कितना खूबसूरत बीता मैं आपको बता नहीं सकती। पहाड़ों पे हमारा घर ही पहाड़ पर है। हमें पहाड़ वाले पंडित कहते हैं। तो पंडिते दी कुड़ी, पहाड़ वाले पंडिते दी कुड़ी, पहाड़ वाले पंडितों की बेटी मुझे कहते थे। तो टकाले पंडिते दी कुड़ी। तो मैं अपने ऊपर जो पीछे जहाँ कम ही हमारे घर के लोग जाते थे, पहाड़ी पे हमारा घर, उसके पीछे भी पहाड़ी थी, वहाँ मैं चली जाया करती थी। और मैं इतना ज़ोर से गाती थी, और यूँ लगता था यूँ हाथ करूँगी तो आसमान नीचे आ जाएगा। गाती थी? हाँ, गाती थी ना। क्या? तो कोई भी गाना जैसे सुनाइए ना। गाना थोड़ा सा गुनगुना दीजिए ना। आप पहुंच जाइए। चिट्टिए मेरी चादरे, चिट्टिए मेरी चादरे, मैं वारी बीबा कढनिया मारूए तो यूँ लगता था आसमान को मैं यूँ हाथ से पकड़ के नीचे उतार लूँगी। तब तो लगता था पता नहीं क्या 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 कर लेंगे। है उस वक्त उम्र ही ऐसी होती है। छत पे मैं अकेली सोती थी, तो भैया कहते थे, सीढ़ी लगी होती थी, तो भैया कहते थे ऊपर से ही तुझे वहाँ मिर्ग आकर उठाकर खा जाएगा। तो मैं कहती थी सीढ़ी तो मैंने उठा ली है, ऊपर रख ली, चढ़ेगा कैसे? तो बड़ा अच्छा लगता था। फिर दरख्त होता था, तो दरख्त के उस जगह मैं मुंह रखती थी जहाँ अंधेरा होता था, यानी दरख्तों के साए के नीचे। हाँ, अरे बड़ा बहुत अच्छा बचपन देखा। और मेरे गांव पुरमंडल से सुंदर कोई गांव नहीं है। शिव की पहाड़ी के ऊपर ही छोटा सा मंदिर बना हुआ है, जहाँ का जल जो है कुंड का, अगर आप 100 बाल्टियाँ डालिए तो भी उतना ही रहेगा, अगर आप महीनों जल नहीं डालिए तो भी उतना ही रहेगा। अच्छा, बहुत खूब। अच्छा दीदी, एक बात और बताएं कि पाकिस्तान से ये चोपड़ा परिवार के लाहौर से चल के कश्मीर आके बस गए थे। रामानंद सागर एक होते, रामानंद चोपड़ा करते थे, जो कश्मीर बस गए थे जी। और कश्मीर में रहते हुए जो मैंने पढ़ा, जो जाना, आपको बहुत मानते थे वो। हाँ, मुझे बहुत मानते थे। फिल्मी दुनिया के वो रहे जिन्होंने रामायण बनाई। जी, रामानंद सागर को कौन नहीं जानता। जो उनके साथ की कुछ चीजें वहाँ बहुत अच्छी, बिल्कुल बहन की तरह मानते थे। और भाभी जी भी बहुत स्नेह करती थी। मैं जाती थी तो बड़ी खुश हो जाती थी। एक बार हम लोग उनके घर में, तब लिफ्ट लगी थी, जो 50 साल पहले की बात है, तब लोगों ने घरों में लिफ्ट नहीं लगाई होती थी। तो फर्स्ट फ्लोर पे जा रहे थे लिफ्ट से, तो उनका एक पोता आके मेरे कंधे पे हाथ रखा। मैंने उसका हाथ हटाया तो उनकी दादी ने कहा, भैन जी ये ना वा धंधा है। मैं कहा ये इनका धंधा ज़रूर रहा होगा, पर रिश्ते में मैं इसकी बुआ दादी हूँ, तो मेरे कंधे पर ही हाथ नहीं रख सकता। हमारे यहाँ जम्मू में ऐसा कोई उस वक्त नियम नहीं था। आज तो देखिए दुनिया बदल गई है, ना वैसा जम्मू रहा, ना वैसा कश्मीर रहा, ना वैसे और दुनिया रही, लेकिन मैं वैसी ही हूँ जैसी थी। तो फिर क्या हुआ? उसने? फिर वो लड़का एकदम दोबारा उसने मुझे सूरत ही नहीं दिखाई। अच्छा, दिखे दूर रहा। तो अच्छा, कभी उनसे बात हुई आपकी? सागर साहब से अक्सर घर में आते थे, सरदार जी के साथ बैठते थे। हमारी मैरिज एनिवर्सरी हो या कुछ हो तो हमेशा आते थे, और सरदार जी से वैसे ही मजाक करते थे जैसे साला अपने जीजा के साथ करता। जीजा साले का रिश्ता था। हाँ जी। और आपको दीदी की तरह मानते थे? आपको बहुत मानते थे? बहन मानते थे। आपने कोई फिल्म वगैरह में भी उनके साथ कुछ लिखा पढ़ा? उनके साथ नहीं, उनके बेटे ने एक फिल्म बनाई थी, और हमारे वेद राही साहब
जो बहुत बड़े हिंदी के भी राइटर हैं और फिल्मों में भी उन्होंने बहुत लिखा है, और डोगरी के बहुत बड़े राइटर हैं। वेद जी मुझसे 7 साल बड़े भी हैं, तो मतलब सिर्फ 7 साल बड़े नहीं हैं, वो उस तरह से लेखन में भी वो उतने ही मुझसे बड़े हैं, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, बहुत बड़े लेखक हैं हमारे। तो राही साहब वो फिल्म बना रहे थे, तो मुझे कहने लगे आप लिखेंगी गीत, जयदेव जी अच्छा। म्यूज़िक दे रहे हैं। तो जयदेव चूँकि मेरे पिताजी का नाम था, मेरे लिए बड़ा पूज्य था, मैंने कहा मैं ज़रूर लिखूंगी। तो गीत मैंने लिखे, चले भी काफ़ी। और दीदी कौन सा गीत था? हम लोगों था को वो, याद नहीं। ये नीर कहाँ से बरसे हैं, अरे वाह वाह, ये बदरी कहाँ से। सुनाइए जरा। अरे अगर दीदी ने सुन रहे हैं तो कहेगी अच्छा अब तू मेरे गीत गा रही है। सुना दीजिए ना, सुना दीजिए, मैं फिर उनसे भी बात करूं। नीर कहाँ से बरसे हैं, ये बदरी कहाँ से आई है, ऐसे था। ये कौन सी फिल्म का था? प्रेम पर्वत फिल्म थी। प्रेम पर्वत उन्होंने बनाई थी, बहुत पुरानी फिल्म, सागर साहब के बेटे ने बनाई थी। वो फिर मुझे चेक भेजा था कुछ 5-7 हज़ार रुपए का, उन्होंने, मैंने वापस कर दिया था। मैंने कहा तुमसे थोड़ी पैसे लेने हैं। अच्छा दीदी एक बात बताइए, यही रामानंद सागर ने जब रामायण बनाई और दूरदर्शन पे आया तो उसने पूरा इतिहास ही रच दिया। पूरी क्या कहने ये है कि जब इन्होंने रामायण बनाई तो ये डॉक्टर भारती को दिखाने लेके गए। डॉक्टर धर्मवीर भारती को मैं राखी पहनाती थी, और चूँकि उनके यहाँ बड़े साहित्यिक जमावड़े होते थे तो हम तो जाते ही थे, और सरदार जी और मैं तो जाते ही थे। तो सागर साहब ने उनको जाके दिखाई, तो भारती जी ने कहा कि भाई ये तो बहुत बढ़िया है। और फिर देखिए शुरू में तो कोई लेता ही नहीं था रामायण को, और जब चली तो बिल्कुल उसने पीछे मुड़ के देखा ही नहीं। जा परे हट, पीछा क्या होता है। ऐसी रामायण बनाई कि रामायण का हमने देखा है कि हमारे गांव में जिसके घर में टेलीविज़न होता था, किसी भी गांव में, मेरे ही गांव में नहीं, तो उस घर में सब लोग चले आते थे और सब दरवाजे खोल के रख के आते थे कि राम जी अपने आप उसका ध्यान करेंगे। ऐसी राम की भक्ति लोगों के मन में। 300 साल बीत जाने के बाद उस फिल्मकार को, उस संत को कहा जाए, जिस तरह से उसने काम किया, कलाकार रहा, उसकी दृष्टि को, जहाँ तक काम का सवाल है वो संत थी। हाँ, तो मैं चाहती हूँ कि अगले 100 साल भी, जब 200 साल हो तब भी वो जिंदा रहे और रामायण चलती रहे जो चल रही है। वैसी रामायण फिर कोई नहीं बना सका, मैं ये समझती। और जो आज हमारी जो नई पीढ़ी है, इस नई पीढ़ी के साथ जो संस्कार वाली चीज उस व्यक्ति ने दी, और एक लेखिका, एक छोटी बहन की तरह से उनके साथ आप नहीं हैं, आप जब देखती हैं तो उन बच्चों को देख करके क्या कहेंगे? बड़े लोगों का एहतराम करना चाहिए। जैसे हम राइटर हैं, हमारे जो बड़े मतलब महादेवी वर्मा हैं, हमारी अमृता प्रीतम हैं, हम लोग बड़ा इनका एहतराम करते हैं। शिवानी दीदी हैं, मैं तो समझती हूँ शिवानी दीदी जब जुमला लिखती थी, कहाँ से शुरू करके कितने पेचोताओं से होकर आती थी, क्या जुमला होता था, मन प्रसन्न हो जाता था। मैं जब भी बड़ी उदास होती हूँ तो जिन लोगों को पढ़ती हूँ उनमें शिवानी दीदी भी है। अच्छा। हाँ, और उसमें महादेवी जी भी हैं, अमृता प्रीतम भी है, और पुरुषों में भी कोई मुझे परहेज नहीं है, उनको भी बहुत पढ़ती हूँ। कोई संस्मरण आपको याद आ रहा है रामानंद सागर के साथ? सागर साहब का? हाँ। क्या हुआ कि हमारी मैरिज एनिवर्सरी थी, 10 बरस हमारे हो गए थे, मेरे और सरदार जी के 10 बरस हो गए थे शादी के। तो भैया मतलब भारती जी और भाभी कुछ हार लाए, हाँ पुष्पा भाभी फूलों के हार वगैरह लाए और इनको पूरा सेहरा वैसा बनवाया और मुझे भी पूरा सजाया और फिर बैठ के फ़ोटोज़ ली। तब सागर साहब भी आए हुए थे, तो सागर साहब सरदार जी को छेड़ते रहते थे। तो अच्छे खासे साले थे वो, हालांकि पिता के बराबर थे, है ना, तो वो छेड़ते, हाँ मतलब दोनों में चलती रहती थी। यार से छेड़ चली जाए असद ना सही, इश्क मुसीबत ही सही है, तो वो चलता रहता था उनमें। तो बहुत बड़े प्लेजेंट आदमी थे, बहुत ही प्लेजेंट आदमी थे, ये पता ही नहीं चलता था, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत करने के बाद ये मकाम हासिल किया था। मतलब मैंने ये भी सुना है कि भाभी जी सारी सारी रात साबुन बनाती थी। अच्छा। तो ये सुबह साबुन बेचा करते थे। अच्छा। नए दिनों में, ये भी मैंने सुना है
मतलब है, अब सच भी हो सकता है झूठ भी, पर उन्होंने मेहनत बहुत की है, ये हमें पता है। और मेहनत करके जो आदमी यहाँ शीर्ष पर पहुँचता है, इतना बड़ा उनका घर है, 5 बच्चों के अलग अलग एक ही मकान में उन्होंने फ्लैट्स बना दिए हुए थे, और खाना एक जगह बनता था, और वो सागर साहब ही सब खाने का देख रेख करते थे, और पैसे भी वो उन्हीं के होते थे। बच्चे मतलब है सिर्फ खाते थे, पैसे अपने अपने पास रखा करते थे। अब आज भी उनके बच्चे, उनके पोते जो भी काम कर रहे हैं, वो सागर साहब के नाम ही को लेकर कर रहे हैं, ठीक है ना। तो सागर साहब बहुत प्यार करते थे जम्मू कश्मीर से, और हम सब जैसे कभी फारूक साहब आते थे, फारूक अब्दुल्ला, तो सबसे पहले मुझे बुलाया जाता था, तो मैं फारूक साहब के साथ ही बैठती थी, मैं, मेरे पति, हम सब लोग बैठते थे, और ऐसी ऐसी महफिलें होती थी, तो बड़ा अच्छा लगता था। और दीदी के साथ भी बड़ा मतलब गहरा ताल्लुकात रहा, लता दीदी के साथ रहा नहीं है। और भारत रत्न, हमारी भारत रत्न कोकिल कंठा आज की इस युग की एक अलग पहचान दीदी की, और दीदी के साथ इस दीदी की जो है जो पहचान है, उनके साथ की ये कुछ क्षण आपको याद? मुझे सबसे बड़ी बात ये थी कि जब मैं मुंबई पहुंची तो मैंने सोचा एक काम होना चाहिए कि दीदी के स्वर में, बड़ी दीदी मैं उनको कहती हूँ, उनके स्वर में अगर डोगरी के गीत हो जाएं तो कितना अच्छा हो जाए। तो मैं भैया, उनके घर के सामने शिव का मंदिर है, मैं शिव जी को पूजने जाती थी जब भी, तो आती बार उनकी बालकनी के नीचे खड़ी होती और सोचती क्या कभी दीदी आके बालकनी के नीचे खड़ी होंगी, क्या मैं उनको देख सकूंगी। ऐसा कभी नहीं हुआ। तो फिर क्या हुआ कि मैं जम्मू गई, तो वहाँ पर एक व्यक्ति सितार बजाते थे, तो वो हरिंद्रनाथ भाई साहब के मित्र थे, हरिंद्रनाथ भाई साहब के। तो उन्होंने कहा क्या पद्मा तुम दिल्ली कहाँ रहती हो? मैंने कहा पैडर रोड पे। बाल को मिली हो? मैंने कहा कौन बाल? बाल को नहीं जानती? मैंने कहा मुझे कैसे पता बाल कौन है? अरे हृदयनाथ मंगेशकर, लता मंगेशकर, आशा भोसले, उषा मंगेशकर, मीना मंगेशकर का इकलौता भाई। तो मैं तो अपने इस नाम को सुना ही नहीं। मैंने कहा भैया एक पोटली क्या, तुम मुझे पूरा होल डाल दे दो, वो भी ले जाऊंगी। फिर मैं पोटली लेके, उस पोटली के लेके उनके घर गई, तो हृदयनाथ भाई साहब से मिली। तो फिर मैंने उनसे कहा क्या मैं कभी दीदी से मिल सकती हूँ? तो उन्होंने कहा हाँ, आप कभी भी फ़ोन करके आइए, वो आपसे मिलेगी। क्योंकि मैं सादा औरत हूँ, तो भाई साहब को कुछ लगा होगा कि दीदी इसको मिल के खुश होगी, और दुनिया में किसी की भी बात दीदी टाल सकती हैं, अपने भाई की बात कभी नहीं टालती। बहुत हृदय भाई को बहुत मानती हैं। तो फिर बहुत मैंने देखा है। तो उसी वक्त उनके कमरे का दरवाज़ा खुला, अपना सफ़ेद साड़ी और हीरो में लक दीदी खड़ी थी। मुझे यकीन ही नहीं ना हो ये वो हैं। मैं जाके पाँव पे गिर गई, तो एक तरफ खड़ी हो गई, तो कहने लगी अभी मैं रिकॉर्डिंग पर जा रही हूँ। मैंने आगे कुछ नहीं कहा, वो गई। फिर बाद में हृदयनाथ भाई साहब ने कहा उनको फ़ोन करिए, वो आपको ज़रूर मिलेंगी। तो फिर मैं उनसे मिलती रही, और जो अंदर घुसी तो फिर बाहर नहीं निकली। और दीदी कहती हैं ये अंदर घुसी तो हम बाहर आए, हम बाहर ही हैं और ये अंदर है। अच्छा। तो कुल मिला के जो इन महान हस्तियों के बारे में, दीदी को लेकर के जो बात आपने की, तो समअप करेंगे कुल अपनी साहित्यिक भाषा में, अपनी डोगरी भाषा में किस तरह से कहेंगी दीदी को लेकर के चंद शब्द उनके लिए? दीदी के लिए चंद शब्द, तेरे जैसा और कोई नहीं, ऐसा कहाँ से लाऊं, आई न क्यों न दूं कि तमाशा कहीं जिसे, ऐसा कहाँ से लाऊं कि तुझसा कहीं जिसे। बहुत। और मैं इस्मत आपा की बात करना चाहती हूँ, उनके इस्मत चुगताई साहिबा की, जो उर्दू की बहुत बड़ी राइटर है। उनसे मेरी बड़ी दोस्ती हो गई थी, बहुत ज़्यादा, क्यों इतनी कि वो आके यहाँ हमारे यहाँ ही ठहरती थी। अच्छा। और फिर रात को सरदार जी के साथ वो विस्की पीती थी, और मुझे कहती थी मैं तेरे मियाँ के साथ फ्लर्ट करूँगी, तू जाके अपनी लड़की को सुला। 10 बजे मैं अपनी बेटी को सुलाती थी, तो मैं सोने चली जाती थी, ये लोग बातें बातें करते रहते थे। तो एक दिन सुबह क्या हुआ कि आपा कुछ बड़ी सुस्त और बड़ी दुखी दिखाई दी। मैंने उनको पूछा तो नहीं, पर वो रसोई में गई, मुझे कहने लगी अरे तुम ये कद्दू के छिलके फेंक दोगी, तुझे पता नहीं है इनकी कितनी अच्छी सब्जी बनती है। कद्दू के छिलके की? कद्दू के छिलके की। अच्छा। तो मैं ये तरकारी बनाऊंगी। मैंने कहा ठीक है। इतने में सरदार जी ने आवाज़ लगाई, पद्मा
तो मैं गई फटाफट, मेरा पजामा कहाँ है? अच्छा, तो आपा कहने लगी, अरे रात को तो कह रिया था कि मैं इसको छोड़ दूंगा, ये बड़ा तंग करती है, और अब पजामा तक नहीं तुझे मिल रहा। अरे चली जाएगी तो नंगा फिरेगा नंगा, सरदार जी को कहा। तो उनकी बहुत आपस में, सरदार जी की और आपा की बहुत बनती थी, आपस में बहुत स्नेह था। और चंद शब्द आप उनके बारे में याद कर रही थी, अली सरदार जाफरी साहब। जाफरी साहब को तो मैं दूल्हा भाई कहती थी, क्योंकि सुल्ताना आपा को मैं आपा कहती थी, तो वो मुझे हमेशा साली कैसी है। उनकी एक बड़ी मज़ेदार बात याद आ रही है। क्या हुआ कि वो बीमार पड़े थे बॉम्बे हॉस्पिटल में, तो एक जगह मीटिंग थी, वहाँ जाना था, उनका नाम भी छपा हुआ, मेरा नाम भी छपा हुआ। तो मैं उनके पहले हॉस्पिटल में चली गई, सरदार भाई लेटे हुए। मैंने कहा, सरदार भाई वहाँ आपने भाषण देना, यहाँ लेटे हुए हैं बीमार? कहने लगे, अभी ठीक हुआ जाता हूँ। उन्होंने अपने बालों पे हाथ फेरा, बड़े बड़े बालों पे हाथ फेरा, और दरवाजे के पीछे से एक वो निकाली अपना बंडी, वो पहनी, और वो उनका यूरिन पास होने वाला जो था वो जेब में डाला है, और ऊपर से वो ली, तो कहले चलो है। जब उससे उतरे लिफ्ट से तो किसी को पता ही नहीं चला ये बीमार है, कि ये तो अली सरदार जाफरी है। तो फिर हम लोग भाषण दे के आ गए। बड़े मज़ेदार और बहुत अच्छे आदमी थे, बहुत ही अच्छे आदमी थे सरदार भाई। चिरंतन सत्य की तरह से जैसे जीती आई हैं, सिर्फ उतना, जब तक लिख सकती हूँ, जब तक चल सकती हूँ, जब तक हाथ पाँव काम करते हैं, तब तक रहूँ, बस ये मेरे लिए दुआ करो बस। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत प्रणाम, धन्यवाद।